आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंडों के बारे में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकलते हैं और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे आज का टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले यह देखते हैं कि अभाज्य किसे कहते हैं। यह जिन विद्यार्थियों ने प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो वीडियो है, पहली वाली वीडियो है, वह नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप उसको देखिए, जिससे आपको संख्याओं की जानकारी हो। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है। जैसे ये है, यह मैंने पिछली जितनी भी क्लास है उनमें कई बार ये बताया है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं। तो जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है, जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से अगर विभाजित होती है तो उसे हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए कि जैसे अभाज्य गुणनखंड, तो अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं। पर एक प्रश्न लिखता हूं। एक प्रश्न मैंने लिखा है, 4 में अभाज्य गुणनखंड बताएं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको जो संख्या दी गई है उसे लिखते हैं और इसमें यह देखेंगे कि किससे भाग जाएगा। फिर इसके बाद में हम ट्रिक देखेंगे जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें किससे भाग जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने विभाज्यता संबंधित वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले उस क्लास को लें, जिससे आपको पता चले, जिसके अंतर्गत 2 से कटने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं उन विभाज्यता संबंधी वीडियो में दी गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि 2 से ये विभाजित होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 आता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करने का मतलब है कि 2 की टेबल इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 से फिर विभाजित करेंगे, 2 एकम 2। ये हमने देख लिया। आप इस प्रकार सबसे पहले लिख लेंगे, यानी जो 4 है, तो इस 4 के 2 गुणनखंड हुए 2 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताएं, तो अभाज्य गुणनखंड अगर आप बताएंगे तो आप बता देंगे कि 2 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एक है, एक संख्या है 10। इसकी अभाज्य गुणनखंड आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको इसे देखना पड़ेगा कि यह किस प्रकार विभाजित होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे 10 है, तो इसको पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार चला जाएगा, 5 का टेबल 1 बार, यानी इसके भी 2 अभाज्य गुणनखंड रह रहे हैं। तो 2 इंटू 5, यानी यहाँ पर लिख देंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा 2। यह एक बेसिक से प्रश्न है, लेकिन अभी हम इससे और आगे के लेवल के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए थे। अब तक पिछले जो हमने 2 प्रश्न देखे हैं वह उनमें हमें खुद गुणनखंड निकालना पड़ता है जिसके माध्यम से हमें पता चले कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। लेकिन कई बार प्रश्नों में स्वयं निकाल के देता है। उसे हम किस प्रकार देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 दी गई है, यहाँ पर 3 की पावर 5 दी गई है, यहाँ पर 7 की पावर 2 दी गई है। इसका अर्थ यह होता है कि ये जो 2 है, तो 2 के 4 गुणनखंड आएँगे, 3 के 5 आएँगे, 7 के 2 आएँगे और आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, तो आप केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4, ये 5 बार आएगा और ये 2 बार, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत 11 अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ पर अगर देखें, देखिए 3 एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है और हमें अभाज्य गुणनखंड देखना है। यानी 3 9 बार आएगा, 5 जो है 2 बार आएगा और ये 10 बार आएगा। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो 9, 2 11 और 10 जोड़ करके 21, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है 21। इसके अलावा थोड़ा और आगे देखते हैं। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 4 की पावर 2 दे रहा है, 6 की पावर 3 दे रहा है। मैं कुल अभाज्य गुणनखंड आपको बताएंगे, लेकिन याद यह रखना है कि यहाँ पर 4 दी गई है, जबकि 4 तो एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले जो संख्या भाज्य दी गई है उसे आपको गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो 4 दी गई है, पहले इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर तोड़ लेता हूँ, 4 को मैं अगर तोड़ूं तो 2 से मैं डिवाइड करने पर 2 और 2 से करने पर आ गया 1। इसके अलावा मैं 6 भी, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो एक भाज्य संख्या है, इसको भी अभाज्य में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बार, 3 से 1 बार। इस प्रकार हमने दोनों संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंडों में बदल दिया है। अब हम इनको यहाँ पर जैसे किस प्रकार लिखेंगे कि ये 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 और 2, या फिर आप इसे समझ लीजिए कि 2 इंटू 2 की पावर लिख लेंगे 2 और इंटू 6, तो इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में 2 इंटू 3 की पावर लिख लेंगे यहाँ पर 3। ये लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो आप जो बाहर घात लगी है वो दोनों पे लग जाएगी। जैसे 2 की पावर यहाँ पर लिख लेंगे 2, 2 की पावर लिख लेंगे 2, यहाँ पर 2 की पावर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 3 की पावर लिखेंगे 3। अब हमें अभाज्य गुणनखंड गिनना है। तो आप गिन लेंगे 2, फिर ये वाले 2, 3 और यहाँ पे गिन लेंगे 3। आप इनका जब टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल अभाज्य गुणनखंड जो हुए इसके अंतर्गत उनकी संख्या हो गई 10। तो एक और प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये 2 प्रश्न यहाँ पर मैंने और लिखे हैं।
इनके बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो 8 मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत जो संख्याओं की जानकारी दी है, आप उस वीडियो को देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि यह एक प्रकार की भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। लेकिन हमें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अभाज्य संख्या बताइए, और आप अभाज्य संख्या केवल तभी निकाल पाएंगे, कुल गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड है वो तभी निकाल पाएंगे जब ये जो संख्याएं दी गई हैं वो अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित हो। तो सबसे पहले आप इनको देखेंगे, जैसे मैंने 8 ले लिया यहाँ पर, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, मैंने 8 को फिर 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 और 2 एकम 2। अगर मैं 9 है तो इसके मैं गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा 3 बार, 3 से मैंने डिवाइड किया 1 बार। अब ये जो है हमारे सामने 8 के 3 अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे और 9 के 2 अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। हम इन्हें किस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अगर इसको देखा जाए तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और कितने गुणनखंड है 1 2 और 3, तो इसके ऊपर लिख लेंगे हम 3। 4 लिखी है तो उसको 4 लिखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखिए आप ऐसे लिख लेंगे, कोष्टक बाहर लगा लो, यहाँ पर लिख लो 4 इंटू 7 की पावर 6 लिखी रहने दो इंटू 3 के 2 गुणनखंड निकले हैं 9 के, तो 3 की पावर लिखेंगे 2 और कोष्टक के बाहर 3 इसमें लग गए। एक बात जरूर याद रखना कि कोष्टक के बाहर अगर कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पर गुणा का साइन मानते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 चौक 12 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 3 की पावर मैंने लिख लिया 6। अब अगर देखें कि आप इनके अंतर्गत कुल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसी स्थिति में हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सभी को जोड़ लेंगे। कुल अभाज्य गुणनखंड तो जोड़ लेते हैं 12 प्लस 6 और प्लस के 6 बराबर टोटल आ गया 24। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए आप इसमें अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों में बदलना पड़ेगा। तो मैंने 2 की पावर 2 लिख ली है, 6 इसमें पहले की दी गई है, इसे आप दो अभाज्य संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं 3 इंटू 5। इसमें 10 दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे कि 2 की पावर दोनों में गुणा करेंगे तो 12 इंटू 3 पे अगर 10 है तो यहाँ पर 3 की पावर 10 लग जाएगी और 5 की पावर भी 10 लग जाएगी। बस अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखते हैं 12 10 और 10 टोटल करके आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 32। अभी मैं एक दो प्रश्न और करवा देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। एक मिनट। देखिए मैंने यहाँ पर नोट करके दो नियमों के बारे में आपको बताया है, लेकिन यह अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही प्रश्न जो बनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों में क्या अंतर है। देखिए जब आपसे प्रश्न पूछता है कि कुल अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो जो हमने अभी देखे हैं उस तरीके से हल करेंगे। जैसे आधार को अभाज्य संख्याओं में बदलेंगे। सबसे पहले जो आधार दिया गया है अगर वह एक प्रकार की अभाज्य संख्या है तो हमें बदलना नहीं है,
लेकिन अगर वह भाज्य संख्या है तो सबसे पहले आप उस संख्या के 2 या 3 जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनको करेंगे। फिर इसके बाद में जो घातें हैं उनको जोड़ करके हम उत्तर दे देते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने दिए। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल गुणनखंड बताइए, तो कुल गुणनखंड निकालते समय हमें ये दोनों स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वाला एक स्टेप और है, यहाँ पर जो घातें दिए हुई होती हैं, जैसे जो घातें हमें दी गई हैं, उन घातों में पहले एक एक जोड़ देते हैं सभी में, और जोड़ने के बाद उन घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, और जिससे हमें कुल गुणनखंड का पता चल जाता है। जैसे दो प्रश्न देखेंगे अभी। देखिए दोनों अलग अलग हैं। ये है कुल अभाज्य गुणनखंड इसमें बताने हैं, और इसके अंतर्गत तो कुल गुणनखंड आपको बताने हैं। दोनों को मैं एक ही लिख लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसकी पावर 5, और यहाँ पर 5 की पावर कर देता हूँ 7। ये मैंने दोनों एक जैसे प्रश्न लिखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड बताएं, और मैंने आपको बताया है कि कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने में आप घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4, 5 और 7, यानी अगर टोटल देखेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत जो कुल अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या हो गई 16। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले जो घातें दी गई हैं उनमें एक एक जोड़ना है, फिर इनके आपस में गुणा करना है। जो घातें दी गई हैं उनमें पहले आपको एक एक जोड़ना है। जैसे इसमें मैंने एक जोड़ा तो 7, इसमें एक जोड़ा तो 6, और इसमें एक जोड़ा तो 7। तो आपको पहले इस प्रकार से करना है, फिर इनका आपस में गुणा करना है। तो जब आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 42 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 14, 28, यानी इसके अंतर्गत जब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल गुणनखंड बताएं, तो 294 कुल गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर आपसे कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है तो इसमें केवल 16 अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोनों ही प्रश्नों में मुझे उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आया होगा, और आने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप गलत नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं अभी कुल गुणनखंड से संबंधित एक दो प्रश्न और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे कुल गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो पहले ये जो है भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य में बदलेंगे, तो 2 की पावर 2, और इसमें 6 पहले की लिखी है, और 5 की पावर लिखा है 2। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 की पावर हो गई 12, और 5 की पावर हो गई 2। और अगर आपसे कुल अभाज्य पूछता, कुल अभाज्य गुणनखंड अगर आपसे पूछता, तो आप दोनों ही पावर जो थी उनको जोड़ देते थे। जैसे 12 प्लस के 2, यानी आपको उत्तर हो जाता 14। लेकिन हमें कुल गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि घात में एक जोड़ेंगे, तो आपने एक जोड़ दिया तो 13, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3। अब आपको यहाँ पर कुल गुणनखंड पता चलेगा, 13 3 39, तो ये हो गए आपकी कुल गुणनखंड। आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। जब आपसे कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है तो आप केवल घातों को जोड़ देते हैं, और जब आपसे कुल गुणनखंड पूछा जा रहा है तो घातों में एक जोड़ करके गुणा करते हैं। इस प्रकार आपको आंसर निकालना है। मैं दो प्रश्न दे रहा हूं जिससे संबंधित आप उसके आंसर निकालेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर उसके आंसर हमें भेजेंगे।
ये मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और इसके आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर सेंड करेंगे।